Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start with unit number 2 of English Fairy by Macmillan. In this chapter, we are going to read about a cherry tree, as it is obvious from the name of the chapter, the cherry tree. Now before we delve into the chapter, let's set some context first. What are we going to read about? What is this chapter about, right? And warm-up activity will help us do that. Now in warm-up activity we have to imagine that we are a tree, right? And now we have to think about how will we feel if someone nurtures us or neglects us. How will we feel if someone takes care of us, and how are we going to feel if someone neglects us, right? Now think about it. Pause this video, think about it, give it a thought for a minute or two, and then play the video. Alright, now let's start with this chapter. We are going to read a story about a young boy who grows a cherry tree in his garden. एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, जो अपने गार्डन में एक चेरी ट्री उगाता है. One day when Rakesh was 6, he walked home from the Mussoorie bazaar, eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir valley. I think this paragraph was really easy to understand, but still I'll translate it for you. You can check if you understood it right. एक दिन राकेश जो 6 साल का था, वो मसूरी बाजार से अपने घर जा रहा था चेरीज खाता हुआ. वो जो चेरीज थी वो थोड़ी मीठी थी, थोड़ी खट्टी थी, छोटी ब्राइट रेड चेरीज, ब्राइट रेड कलर की थी, जो कि कश्मीर वैली से आई थी सीधा सीधा. Here in Himalayan foothills where Rakesh lived, there were not many fruit trees. जहाँ राकेश रहता था हिमालय के फुटहिल्स में. हिमालयन फुटहिल्स का मतलब है जो हिमालय की रेंज है माउंटेन्स की, उसकी जो फुटहिल्स हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं उसके फुट्स में, उसके नीचे, वहाँ पे राकेश रहा करता था. वहाँ पे ज़्यादा फ्रूट ट्रीज नहीं होते थे. जो सॉयल थी वो स्टोनी थी, कंकड़ पत्थर वाली सॉयल थी, और वहाँ पे ड्राई कोल्ड विंड्स चलती रहती थी, सूखी ठंडी हवाएं, जिससे कि जो ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ है वो स्टंटेड रह जाती थी. नाउ स्टंटेड इज हाईलाइटेड इन रेड. द वर्ड्स विच आर हाईलाइटेड इन रेड, their meaning has been given at the right bottom corner of each page. You can refer it there. तो stunted का मतलब यहाँ पे क्या है? कट शॉर्ट, मतलब कम रह जाना, है ना. But on the more sheltered slopes there were forests of oak and deodar. लेकिन ऐसे slopes थे जो sheltered थे. Now what is the meaning of sheltered? Let's see. Protected. Sheltered का यहाँ पे मतलब है protected. कि जो ऐसे slopes थे जहाँ पे ठंडी हवाएं इतनी नहीं चलती थी, जो वहाँ पे मौसम इतना ख़राब नहीं था, वहाँ पे फॉरेस्ट्स थे ओक के और देवदार के. देवदार और ओक के वहाँ पे ट्रीज थे, बहुत सारे जंगल था वहाँ पे इनका. अब राकेश जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ में मसूरी के आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका, है ना. सिटी का सेंटर नहीं, सिटी का जो बाउंड्री होती है वहाँ रहा करता था ये मसूरी के, जहाँ पे जंगल शुरू होता था. सिटी खत्म हो जाती थी और जंगल शुरू हो जाता था, वहाँ रहते थे उनके ग्रैंडफादर. उनके साथ में राकेश रहा करता था. जो ग्रैंडफादर हैं वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे. फॉरेस्ट रेंजर क्या होता है अभी? नाउ लेट्स लुक एट रेंजर्स मीनिंग. कीपर ऑफ अ पार्क और अ फॉरेस्ट. तो जो फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं उनको बोलते हैं रेंजर्स, फॉरेस्ट रेंजर्स. तो ग्रैंडफादर जो थे वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे. फॉरेस्ट रेंजर की जॉब से वो रिटायर हुए थे. उनका एक छोटा सा कॉटेज था टाउन के बाहर, सिटी के बाहर. राकेश जो है वो अपने घर जा रहा था स्कूल से, जब उसने चेरीज खरीदी थी. उसने 50 पैसा पे किए थे उस बंच के लिए, गुच्छे के लिए चेरीज की. और उसको आधा घंटा, इट टुक हिम हाफ एन आवर टू वॉक होम. उसको आधा घंटा लगा घर पैदल चल के जाने में. और जब तक वो कॉटेज पहुंचा तब तक उसके पास सिर्फ 3 चेरीज रह गई थी. ओनली 3 चेरीज वर लेफ्ट. अब जब घर पहुंच जाता है वो तो अपने ग्रैंडफादर को देखता है, उनको बोलता है हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड. जैसे ही उसने ग्रैंडफादर को देखा गार्डन में,
वैसे ही वो उनको देखते ही बोलता है हैव अ चेरी ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर एक चेरी ले लेते हैं एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू। एक चेरी ग्रैंडफादर ले लेते हैं, अब उसके पास 3 बची थी, 3 में से एक ग्रैंडफादर ने ली और राकेश ने तभी साथ के साथ दोनों अपने मुंह में डाल ली। और जो लास्ट सीड है, जब वो उसने खा ली चेरी, तो जो लास्ट सीड है उसको उसने अपने माउथ में रखा, कुछ समय तक मुंह में रखा और उसको जीभ से गोल गोल घुमाते रहा जब तक कि उसका पूरा टेस्ट उसके मुंह से चला नहीं गया। उसके जो बीज है उसमें से उसका चेरी का टेस्ट पूरा चला नहीं गया, तब तक वो उसको चूसता रहा। टैंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग टेस्ट, बहुत तेज टेस्ट। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। अब उसने उसको अपने हाथ पे रखा और उसको देखने लगा ध्यान से। स्टडीड का मतलब है उसको ध्यान से देख रहा है कि क्या है, कैसा है सीड वो, है ना। अब राकेश पूछता है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि आर चेरी सीड्स लकी, क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं? ग्रैंडफादर बोलते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल लकी होते हैं। तो वो बोलता है चलो फिर मैं इसको रख लेता हूँ। फिर इस पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कुछ भी लकी नहीं होता अगर तुम उसको लेके कहीं रख दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उससे अच्छा लक मिले तो तुम्हें उसको काम पे लगाना पड़ेगा। यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, राइट। नाउ राकेश सेज व्हाट कैन आई डू विद द सीड? एक सीड के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? नाउ ग्रैंडफादर सेज कि तुम इसे प्लांट कर सकते हो, इसे उगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अब राकेश एक छोटा सा स्पेड, मतलब खुरपी जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम लोग गार्डनिंग का काम करते हैं, वो ले लेता है। देखो ये रही इसके हाथ में, दिस इज कॉल्ड अ स्पेड। ये ले लेता है उसको और खोदने लगता है फ्लावर बेड को। एक फ्लावर बेड वहाँ पे जगह होती है जहाँ पे बाकी प्लांट्स लगे होते हैं, उस जगह पे जाके वो खोदने लगता है। तभी ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं हे नॉट देयर, आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब्ड। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं, मैंने तो वहाँ पे मस्टर्ड बोया हुआ है, इसको वो सामने शेडी कॉर्नर है जहाँ पे शेड है, वहाँ पे इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अब राकेश जो है वो कॉर्नर में चला जाता है गार्डन के, जहाँ पे अर्थ जो है वो सॉफ्ट थी, ज़मीन सॉफ्ट थी और यील्डिंग थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्डिंग? हाउ डू वी सी इट्स मीनिंग? मैंने बताया था आपको। लेट्स स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड लुक एट द राइट कॉर्नर। यील्डिंग का मतलब गिविंग वे अंडर प्रेशर, कि सॉफ्ट होना, ज़मीन का काफ़ी सॉफ्ट होना, है ना, कि अगर उस पर हम लोग थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तो हमारा हाथ अंदर धंस जाए, दैट इज कॉल्ड यील्डिंग। उसको वहाँ पे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही डिड नॉट हैव टू डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, उसको वहाँ पे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने सीड को सॉइल के अंदर अपने अंगूठे से प्रेस किया और वो अंदर चला गया। उसके बाद उसने लंच किया, क्रिकेट खेलने चला गया अपने दोस्तों के साथ और चेरी सीड के बारे में भूल गया। जब when it was winter in the hills, a cool wind blew down from the snows and went woo woo woo, जैसे हवा की आवाज आती है ना, in the deodar trees and the garden was dry and bare। जब हिल्स में विंटर का समय आया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी स्नो के साथ साथ। स्नो का मतलब होता है बर्फ गिरना, बर्फ मतलब ओले नहीं, स्नो होती है बहुत ही ड्राई, बहुत ही लाइट वेट की जो बर्फ होती है वो गिरने लगती है। और जो हवाएं हैं उनकी साउंड आने लगी, जो देवदार ट्रीज में से निकल रही थी हवाएं, उनकी साउंड आने लगी वो वो वो। और जो गार्डन था वो बिल्कुल ड्राई और बेयर हो गया था। शाम को ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर अ चारकोल फायर। अब शाम को ग्रैंडफादर और राकेश वो बैठे एक आग लगा के, उसके आसपास बैठे, कोयलों में आग लगाई उन्होंने और उसके पास बैठ गए क्योंकि ठंड थी वहाँ पे। अब ग्रैंडफादर जो है राकेश को स्टोरी सुनाने लगते हैं। वो स्टोरी सुनाते हैं किन के बारे में? ऐसे लोगों के बारे में जो जानवरों में कन्वर्ट हो गए थे या भूत बन गए थे, या भूत जो पेड़ों पे रहा करते थे, बीन्स जो जंप किया करते थे, बीन मतलब दाने जो जंप किया करते थे, स्टोन्स पत्थर ऐसे जो रोया करते थे। और इसके बदले में राकेश क्या करता था? राकेश उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था, क्योंकि ग्रैंडफादर की जो आईसाइट थी वो थोड़ी सी वीक थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। अब राकेश को तो न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग लगता था, स्पेशली स्टोरी सुनने के बाद। लेकिन ग्रैंडफादर को तो सारी की सारी न्यूज़ जाननी होती थी, इसलिए उसको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था।
They knew it was spring when the wild duck flew north again. उनको पता था कि ये स्प्रिंग का समय है जब वो जो वाइल्ड डक है वो फिर से नॉर्थ की तरफ उड़ के चली जाती हैं, साइबेरिया की तरफ, साइबेरिया चली जाती हैं वो उड़ के। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी जब वो उठा, टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, राकेश saw the V-shaped formation streaming northwards and heard the call of the birds clearly through the thin mountain air. अब जब सुबह सुबह जल्दी उठा वो लकड़ियाँ काटने के लिए, लाइट आग जलाने के लिए, तो राकेश ने देखा कि एक वी शेप की फॉर्मेशन जो है ना, दैट इज स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है ना। वी शेप की फॉर्मेशन कैसी? इस तरह की ना। पे अटेंशन हियर। ऐसी फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन में क्या था? अभी नॉर्थ की तरफ उड़ती हुई जा रही है ऐसी फॉर्मेशन। एंड हर्ड द कॉल ऑफ द बर्ड्स क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर। अब जो माउंटेन की जो एयर होती है ना वो काफ़ी थिन होती है, जितनी हाइट बढ़ती जाती है एयर बहुत थिन होती जाती है। अब ये जो वी शेप फॉर्मेशन थी ये किस चीज़ की थी? ये बर्ड्स थी। एक बर्ड, दो बर्ड, तीन बर्ड, इस तरह से ना काफ़ी सारी बर्ड इस फॉर्मेशन में उड़ती हुई नॉर्थ की तरफ जा रही थी। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस नाउ। One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig. अब एक सुबह गार्डन में जब वो जाता है तो वो झुकता है उठाने के लिए किसको? एक स्मॉल ट्विग को। ट्विग होता है कि छोटी सी टहनी कोई हो तो उसको हम ट्विग बोलते हैं। उसको उठाने के लिए वो झुकता है, लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो बहुत अच्छे से ज़मीन में जुड़ी हुई है, ज़मीन के साथ में उसमें से कुछ रूट्स निकली हुई हैं जिसने ज़मीन को पकड़ा हुआ है बहुत अच्छे से। वो उसकी तरफ देखता है कुछ समय के लिए और फिर भाग के जाता है अपने ग्रैंडफादर को बुलाने के लिए। कॉलिंग ग्रैंडफादर, कम एंड लुक, द चेरी ट्री हैज़ कम अप। आओ ग्रैंडफादर, देखो जो चेरी ट्री है वो तो आ गया है, बीज में से निकल के आ गया है, उगने लगा है वो। कौन सा चेरी ट्री? ग्रैंडफादर पूछते हैं। वो तो भूल चुके हैं उसके बारे में, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग, काफ़ी समय हो चुका है। जो सीड हमने लास्ट ईयर प्लांट किया था, पिछले साल जो हमने सीड प्लांट किया था, देखो वो आ गया है, उग गया है वो। अब राकेश जो है ही वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस होता है घुटनों के बल बैठ जाना, और ग्रैंडफादर जो है वो लगभग उसके डबल झुक जाते हैं और देखने लगते हैं टाइनी ट्री की तरफ। वो छोटा सा जो पेड़ अभी उग के निकला है उसकी तरफ देखने लगते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट 4 इंचेस हाई। वो लगभग 4 इंच का था। 4 इंच होती है अगर अपनी हम फिंगर्स को, अपने हाथ को हम सीधा रखें तो वो 4 इंचेस के लगभग होगा। ठीक है, यस इट्स अ चेरी ट्री। अब ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ ये तो एक चेरी ट्री है, तुम्हें उसको पानी देना चाहिए। जब कभी भी आप उसको दे पाओ तब उसको पानी देना चाहिए आपको, एवरी नाउ एंड देन। राकेश भाग के अंदर जाता है और एक बकेट ऑफ वाटर ले आता है। अब छोटा सा पेड़ है, पूरे बकेट भर के पानी डाल देगा तो वो तो डूब जाएगा ना, तो इसलिए ग्रैंडफादर बोलते हैं डोंट ड्राउन इट, उसको डुबा मत देना। राकेश फिर उसके ऊपर पानी जो है वो स्प्रिंकल कर देता है, मतलब छिड़क देता है, और उसके चारों तरफ पत्थर से बाउंड्री बना देता है। कैसे बना देता है बाउंड्री वो? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ, ठीक है, छोटा सा ये पौधा वो निकला हुआ है, इसके चारों तरफ इस तरह से पेबल से एक बाउंड्री बना देता है इसके चारों तरफ, है ना। अब ग्रैंडफादर पूछते हैं कि ये जो आपने पेबल्स लगाए हैं ये किस चीज़ के लिए हैं? व्हाट आर द पेबल्स फॉर? राकेश बोलता है फॉर प्रिवेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? लुक एट द राइट बॉटम कॉर्नर, इट मीन्स प्रोटेक्शन। तो वो बोलते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए है। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. वो हर सुबह पेड़ की तरफ देखता है, लेकिन उसको लगता है कि ये तो ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है ना उसकी, इसलिए उसको लग रहा है कि ये ग्रो नहीं कर रहा है तेजी से। तो वो इसलिए रुक जाता है, उसकी तरफ देखना बंद कर देता है। सो he stopped looking at it, except quickly. except quickly का मतलब अब वो आमतौर पे जाके उसको देखता नहीं है। वो क्या करता है, जब भी आसपास से निकल रहा होता है तो एक झटके से बस उसकी तरफ देखता है और अपने आंखों के कॉर्नर से
देखता है और चला जाता है। एंड आफ्टर अ वीक और टू, और लगभग 1 या 2 हफ्ते बाद, जब वो उसने अपने आप को अलाउ किया कि चलो अब इसको जाके अच्छे से देखते हैं, अब क्योंकि उसको लग रहा था कि ये ग्रो तो कर ही नहीं रहा है, रोज़ रोज़ देखता हूँ मैं उसको तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है उसको, है ना। तो वो क्या सोचता है कि उसको देखना बंद कर देता है वो। बस जब कभी वहाँ से निकलता है तो उसका मन तो करता है देखने का, लेकिन वो कहता है कि वो सोचता है कि मैं देखूंगा नहीं इसको। लेकिन जब 1 या 2 हफ्ते बाद उसको वो देखता है, तो वो देखता है कि इट हैड ग्रोन, कि वो ग्रो कर चुका है, लगभग 1 इंच के करीब वो ग्रो हुआ। उस साल मॉनसून रेंज जो है ना वो जल्दी आ गई थी, बारिश जल्दी आ गई थी पिछले साल के मुकाबले में। एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेन कोट। अब राकेश जो है वो स्कूल से आना जाना किस में करता था? रेन कोट में और गम बूट्स में। रेन कोट और गम बूट्स होते हैं जिनसे हम बारिश से बचने के लिए पहनते हैं। Ferns sprang up from the trunks of trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it wasn't raining, the trees dripped and mist came curling up the valley. अब क्या है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है वो उगने लगे, है ना। अलग अलग तरह की अजीब सी दिखने वाली लिलीज जो है वो भी बड़ी लंबी लंबी घास के अंदर अलग अलग फूल दिखने लगे जो उग गए थे। और जब बारिश नहीं भी हो रही थी तब भी पेड़ों के ऊपर से पानी टपक रहा था, ड्रिप कर रहा था। और जो ओस है वो उस वैली में, उस घाटी में आ जाती थी, है ना, जो इसको हम फॉग कहते हैं या हम लोग धुंध कहते हैं, तो वो धुंध आ जाती थी। अब चेरी ट्री जो है वो इस सीज़न में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीज़न। चेरी ट्री इस सीज़न में बहुत तेज़ी से ग्रो किया। अब वो लगभग 2 फीट का हो गया था। मैंने गोट एंटर्ड द गार्डन, गोट गार्डन में घुस गई थी जब, वो लगभग 2 फीट का था और सारी उसकी लीव्स खा गई, सिर्फ मेन स्टेम को छोड़ा, और जो 2 छोटी पतली पतली ब्रांचेस थी वो बची थी बस। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर, सीइंग द राकेश वाज अपसेट। अब इसको देख के राकेश बहुत परेशान हो गया था, तो उसको देख के ग्रैंडफादर ने बोला चिंता मत करो, ये फिर से ग्रो करेगा, चेरी ट्रीज बहुत टफ होते हैं। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। अब नई लीव्स आ गई थी पेड़ के ऊपर जब रेनी सीजन खत्म होने वाला था। तब एक वुमेन कटिंग ग्रास कट द चेरी ट्री इनटू। जो एक लेडी जो है वो जो घास काट रही थी, तब क्या हुआ, उसने चेरी ट्री को 2 हिस्सों में काट दिया। जब ग्रैंडफादर ने ये देखा तो वो वुमेन के पास गया और उसको डांटा, लेकिन जो डैमेज हो चुका था उसको तो रिपेयर नहीं कर सकते थे। अब राकेश बोलता है कि मे बी इट विल डाई नाउ ग्रैंडफादर सेज मे बी, हाँ शायद हो सकता है। बट चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग। चेरी ट्री वॉज नॉट रेडी टू डाई। चेरी ट्री मरा नहीं और वो मरने के लिए तैयार भी नहीं था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी मरने की। बाय द टाइम समर केम अराउंड अगेन, अब जब तक गर्मियों का मौसम आया फिर से, उसमें से फिर से कई सारी ब्रांचेस और शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स, और बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन लीव्स उसमें से निकल आई। राकेश भी अब लंबा हो चुका था। ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 साल का था। A sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. एक वेल बिल्ट बॉय, अच्छी बॉडी बनी हुई थी उसकी, विद कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली उसके ब्लैक हेयर्स थे, डीप ब्लैक आईज थी। अब जो उसकी डीप ब्लैक आईज थी उसको ग्रैंडफादर ब्लैकबेरी बोला करते थे, ब्लैकबेरी, ग्रैंडफादर कॉल्ड देम। अब उस मॉनसून को राकेश अपने गांव चला गया अपने फादर मदर की हेल्प करने के लिए। किस चीज़ में हेल्प करने के लिए? प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग, इन चीज़ों में मदद करने के लिए राकेश अपने गांव चला गया। ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर व्हेन ही केम बैक, लेकिन अब वो पतला हो गया था और बहुत स्ट्रांग हो गया था जब वो ग्रैंडफादर के घर वापस आया रेन्स के खत्म, बारिशों के खत्म होने पे। ये देखने के लिए उसने आके ये पाया कि जो चेरी ट्री है वो और बड़ा हो गया था, 1 फुट और बड़ा हो गया था। अब वो उसकी चेस्ट के बराबर आने लगा था, छाती के बराबर उसके पहुंच गया था वो। इवन व्हेन देयर वाज रेन, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री। अब जब कभी बारिश भी होती थी ना, फिर भी राकेश उस पेड़ को पानी दिया करता था। वो चाहता था कि पेड़ को ये पता रहे कि कोई उसका ध्यान रखने के लिए है। He wanted it to know that he was there. One day he found a bright green praying mantis perched on a branch, peering at him with bulging eyes. एक दिन उसने देखा कि एक ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस एक जानवर का नाम है, छोटा सा इंसेक्ट होता है। सी लुक हियर, दिस इज अ प्रेइंग मैंटिस।
ये ऐसा लगता है अपने ना हाथ जो ऐसा लगता है कि जैसे ये हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रेइंग मैंटिस रख दिया है। ठीक है, पोइज्ड का मतलब होता है बैठा होना। तो वो देखते हैं कि प्रेइंग मैंटिस जो है वो बैठा हुआ है ब्रांच के ऊपर, और अपनी बल्जिंग मतलब ऐसी ऐसी लगती है इनकी आईज जैसे कि बाहर की तरफ निकल रही है ना। तो उसके लिए बल्जिंग आईज यूज़ कर रहे हैं ये, कि अपनी बाहर निकलती हुई आईज से उसकी तरफ घूर रहा है। राकेश ने उसको वहीं रहने दिया। ये चेरी ट्री का पहला विजिटर था, चेरी ट्री के ऊपर पहला कोई विजिटर आया था। और जो नेक्स्ट विजिटर था वो हेयर कैटरपिलर था, एक कैटरपिलर था जो उस पेड़ पे आया था। अब वो कैटरपिलर ने क्या किया, मील उसको लीव्स जो है ना, जो पत्तियां हैं, उसको खाना समझ के खाना शुरू कर दिया। राकेश ने उसको फटाफट वहां से रिमूव किया और उसको ड्रॉप कर दिया एक ड्राई लीव्स के ढेर पे। अब राकेश बोलता है कि वापस आना जब तुम एक बटरफ्लाई बन जाओगे। अब जो सर्दियां हैं वो जल्दी वापस आ गई थी। चेरी ट्री जो है वो काफ़ी झुक गया था क्योंकि उसके ऊपर बर्फ़ का काफ़ी भार हो गया था, जो स्नोफॉल हो रही थी, स्नो की वजह से पूरे पेड़ के ऊपर भार हो गया था, इसलिए वो झुक गया था। अब जो फील्ड माइस थे, जो चूहे थे जो खेतों में घूमते रहते हैं, वो कॉटेज की रूफ में उन्होंने शेल्टर ले लिया, वहाँ जाके रहने लगे। जो रोड थी जो वैली तक पहुँचती थी वो भी ब्लॉक हो गई थी स्नोफॉल की वजह से कई दिनों के लिए, और कोई न्यूज़पेपर भी नहीं आ रहा था। इससे जो उसके ग्रैंडफादर है ना, थोड़े से ग्रम्पी हो गए थे। ग्रम्पी का मतलब होता है इरिटेटेड, ठीक है, गुस्से गुस्से वाले, हल्की हल्की बात पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। अब जो उनकी स्टोरीज थी जो राकेश को सुनाया करते थे, उनकी जो एंडिंग है ना वो भी अनहैप्पी होने लग गई। पहले तो हैप्पी एंडिंग्स होती थी क्योंकि अब वो इरिटेटेड थे, तो जितनी भी स्टोरीज थी सुनाते थे राकेश को, उनकी एंडिंग जो है वो अनहैप्पी होती थी। अब फरवरी में राकेश का बर्थडे था। वो 9 साल का हो चुका था और जो ट्री था वो 4 साल का हो चुका था, लेकिन वो राकेश के लगभग बराबर हो गया था। एक सुबह when the sun came out, grandfather came into the garden. Let some warmth get into my bones. वो बोलते हैं कि कुछ गर्मी जो है वो मेरी हड्डियों में जाने दो। इतनी सर्दी का मौसम था, अभी सन निकला हुआ है, तो वहाँ आके धूप में खड़े हो जाते हैं। वो चेरी ट्री के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं कुछ मोमेंट्स तक, और फिर राकेश को बुलाते हैं और बोलते हैं, देखो राकेश, लुक, जल्दी से आके देखो इससे पहले कि ये गिर जाए। राकेश और ग्रैंडफादर जो है वो दोनों ट्री की तरफ देखते हैं जैसे कि कोई जादू हो गया हो। अब वो देखते हैं कि देयर वाज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। एक टहनी के एंड पे एक पेल पिंक, हल्के पिंक कलर का कुछ उगता निकल रहा है, फूल जैसा, है ना। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स, और अगले साल और भी ब्लॉसम्स निकले। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, और एकदम से देखते देखते जो ट्री है वो राकेश से भी लंबा हो गया, जबकि वो उसके हाफ एज का ही था। और तब इट वॉज एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और उसके बाद वो ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया, जो कि कुछ ओक के ट्रीज से भी लंबे थे। अब राकेश के हिसाब से ग्रैंडफादर काफ़ी लंबे थे, उसको लगता था कि वो कुछ पेड़ जो ओक ट्रीज है ना उनसे भी लंबे हैं, लेकिन चेरी ट्री तो ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया था। बट राकेश हैड ग्रोन टू, ऐसी बात नहीं है, राकेश भी ग्रो हो गया था, राकेश भी लंबा हो चुका था। वो भाग सकता था, जंप कर सकता था और पेड़ों पे चढ़ भी सकता था, जैसे कि बाकी सब बच्चे कर सकते हैं, बाकी बॉयज कर सकते हैं। एंड ही read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's tales. उसने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, जबकि अभी भी उसे ग्रैंडफादर की कहानियाँ सुनना ही पसंद था। In the cherry tree, tiny birds pecked at the blossoms and broke them off. चेरी ट्री में ना कुछ बर्ड्स आती थी, अब वो बर्ड्स क्या पैक करती थी, मतलब चोंच मारती थी ब्लॉसम्स के ऊपर, जो छोटे छोटे फूल निकले होते थे उनके ऊपर पैक करती थी और उनको तोड़ देती थी। But the tree kept blossoming right through the spring, and there were always more blossoms than birds. लेकिन ट्री के ऊपर और पत्ते और फूल आ जाते थे, पूरी स्प्रिंग में और पत्ते और फूल उस पे आते रहे, और जितनी बर्ड्स आती थी उससे कहीं ज़्यादा फूल आ जाते थे उसके ऊपर। उन गर्मियों में देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, छोटी छोटी चेरीज आने लगी अब उन गर्मियों में। राकेश ने एक टेस्ट की और उसे थूक दिया बाहर। इट्स टू सावर, ही सेड, उसने बोला ये काफ़ी खट्टी है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, ग्रैंडफादर सेड ग्रैंडफादर ने बोला अगले साल ये अच्छी होंगी, बेटर होंगी काफ़ी, है ना। बट द बर्ड्स लाइक देम, स्पेशली द बिगर बर्ड्स, लेकिन बर्ड्स को बहुत पसंद थी वो, चाहे खट्टी थी, जैसे कि बुलबुल, स्कारलेट मिनिवेट्स,
and they flitted in and out of the foliage, feasting on the cherries. Now these are the three new words that have been introduced to us. इनके मतलब क्या है? Let's look at the right corner. मिनीवेट्स होती हैं, एक तरह की बर्ड्स हैं, उसको मिनीवेट्स बोलते हैं, जो गाना गाती हैं, है ना. उनकी बॉडी के ऊपर बोल्ड कलर के पैटर्न्स होते हैं. ठीक है. फ्लिटेड का मतलब होता है मूव स्विफ्टली, तेजी से मूव करना, तेजी से आना और जाना. फॉलिएज मतलब पत्ते, पेड़ के या प्लांट के पत्ते. तो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लेकिन बर्ड्स को बहुत पसंद थी वो खट्टी चेरीज. स्पेशली जो बड़ी बड़ी साइज़ की बर्ड्स थी ना, जैसे कि बुलबुल, स्कारलेट, मिनीवेट्स, ये भी तरह की बर्ड्स है ना. और वो क्या करती थी? दे फ्लिटेड इन एंड आउट. वो जल्दी से अंदर आती थी, चेरी खाती थी और वापस चली जाती थी. इन एंड आउट ऑफ द फॉलिएज, पत्तियों पे आती थी, जल्दी से आना और जल्दी से वापस चले जाना. फीस्टिंग ऑन द चेरीज, चेरीज खा के. ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, अभी गर्मी का जो सनी धूप निकली हुई थी, सन आया हुआ था. When even the bees looked sleepy, जब bees भी काफ़ी, जो मधुमक्खियाँ हैं वो भी काफ़ी स्लीपी लग रही थी. राकेश अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था, बट डिड नॉट फाइंड हिम, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाया. उसने उनकी सभी फेवरेट जगहों पे देखा जहाँ जहाँ पे ग्रैंडफादर पसंद करते थे रहना, लेकिन कहीं पे भी ग्रैंडफादर उसको नहीं मिले. तब उसने बेडरूम की विंडो से देखा. उसने देखा कि ग्रैंडफादर जो है वो एक रिक्लाइनिंग चेयर के ऊपर चेरी ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. केन की चेयर थी, रिक्लाइनिंग मतलब ऐसे पीछे सहारा लेके बैठने वाली, है ना. उस चेयर के ऊपर ग्रैंडफादर बैठे हुए थे चेरी ट्री के नीचे. देयर इज जस्ट राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर. ग्रैंडफादर बोल रहे थे कि यहाँ पे ना बिल्कुल सही सही छाँव आ रही है. एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स, और मुझे बहुत पसंद है लीव्स की तरफ देखना, बहुत सुंदर लीव्स है, राकेश बोलता है. एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज अ ब्रीज, और जब भी हवा चलती है वो हमेशा तैयार रहते हैं नाचने के लिए. लीव्स जो हैं वो तैयार रहती है नाचने के लिए. अब ग्रैंडफादर अंदर आ जाते हैं. राकेश आफ्टर द ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, अब जब ग्रैंडफादर अंदर चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, राकेश वेंट टू द गार्डन. अब राकेश रह जाता है गार्डन में और घास पे लेट जाता है ट्री, पेड़ के नीचे. वो ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स, अब वो लीव्स के थ्रू जो है वो स्काई को देख रहा है. And turning on his side, he could see the mountains striding away into the clouds. और जब वो करवट लेता है तो देखता है कि जो माउंटेन्स हैं वो क्लाउड्स के अंदर छुप रहे हैं. जो क्लाउड्स हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो माउंटेन्स जो है वो उसमें छुप रहे हैं. He was still lying under the tree when the evening shadows crept across the garden. अभी भी वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जब शाम की जो शेडो है वो धीरे धीरे गार्डन में आने लगी. ग्रैंडफादर केम बैक, अब ग्रैंडफादर वापस आ गए और राकेश के साथ बैठ गए, राकेश के साइड में. और उन्होंने चुपचाप बिना कुछ बोले इंतज़ार किया. दोनों चुपचाप लेटे रहे, बैठे रहे वहाँ पे, जब तक कि पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो गया. अब राकेश बोलता है कि इतने सारे पेड़ हैं जंगल में, ये पेड़ इतना स्पेशल क्यों है, और इस पेड़ को हम इतना पसंद क्यों करते हैं? Why do we like it so much? Now grandfather says because we planted it ourselves, क्योंकि इसको हमने खुद ने प्लांट किया है, इसलिए ये इतना स्पेशल है. जस्ट वन स्मॉल सीड, एक छोटा सा सीड, राकेश बोलता है. और फिर वो उसको टच करता है पेड़ के तने को, पेड़ के तने का जो बाहर का हिस्सा होता है उसको टच करता है वो, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया था. He ran his hand along the trunk of the tree, पेड़ के तने के चारों तरफ वो अपना जो हाथ है वो टच करके देखता है. एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ अ लीफ, और अपनी जो फिंगर है वो एक उसकी लीफ के ऊपर टच करता है. आई वंडर, ही विस्पर्ड, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है. इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड? क्या भगवान को भी ऐसा ही फील होता होगा? अब ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान ने हमें बनाया, इंसानों को बनाया है, तो क्या भगवान को भी ऐसा ही फील होता होगा जैसा कि हमें फील हो रहा है अभी, क्योंकि हमने ये पेड़ लगाया है, राइट? सो दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लव्ड ऑथर्स ऑफ इंडिया. बहुत ही फेमस थे और बहुत ही इन्हें प्यार किया जाता था इनके रीडर्स द्वारा. हिज poignant tales about life in the hills have appealed to the young and the old alike. इनकी जो टेल्स, कहानियाँ थी, जो पहाड़ों की कहानियाँ थी, जनरली लिखा करते थे ये, तो
पोइग्नेंट का मतलब होता है टचिंग, जो काफ़ी मूव करें, जो हमें प्रभावित करें टेल्स, इस तरह की इनकी टेल्स हुआ करती थी, जो जवान लोग और जो बड़े लोग हैं उन दोनों को ही पसंद आती थी। इनका जन्म, ही वॉज बॉर्न इन कसौली, 1934 में ही वॉज बॉर्न, एंड इनका जो बचपन है वो जामनगर गुजरात में बीता, शिमला में भी बीता। इनका जो राइटिंग करियर है वो लगभग 60 साल का था। इन 60 सालों में ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। 500 से ज़्यादा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स लिखे हैं। Let's move on to the exercises now. The first exercise we have is reading comprehension. इसका मतलब होता है, comprehension का मतलब समझना, कि हमने पढ़ के क्या समझा, उसके बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स. We have to write T for true and F for false for these statements given below. The first statement is that Rakesh ate all the cherries, कि राकेश ने सारी चेरीज खा ली थी before he reached his grandfather's house. अपने ग्रैंडफादर के घर पे पहुंचने से पहले he ate all the cherries. So did he eat all the cherries? No, what I remember is कि उसके पास 3 चेरीज बची थी जब वो घर पहुंचा था, है ना? 3 चेरीज बची थी ना? तो चलो, इसका मतलब this statement is false. Now second statement is his grandfather told him stories about animals and ghosts. उसके ग्रैंडफादर उसको स्टोरी सुनाते थे एनिमल्स के बारे में और घोस्ट के बारे में, है ना? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट सेंटेंस इज द चेरी ट्री ग्रू स्लोली इन द मॉनसून. जो चेरी ट्री है वो बहुत धीरे धीरे उगता है मॉनसून में. फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इज मॉनसून में चेरी ट्री बहुत क्विकली ग्रो करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज वेल. If you want you can refer it as well. चलो let's go to this line. कहाँ पे है ये? Let's quickly find it. Scroll up, scroll up, scroll up. Okay. If you look at this paragraph, इस पैराग्राफ में बताया था हमें कि the monsoon rains जो है वो जल्दी आ गई थी उस साल. और इसी सीजन की बात करते हुए इसी पैराग्राफ में बताया था कि जो चेरी ट्री है it grew slowly, quickly in this season, कि बहुत जल्दी ग्रो करता है, ना कि slowly, है ना? जो सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस सेज कि वो स्लोली ग्रो करता है, जबकि मॉनसून में वो बहुत क्विकली ग्रो करता है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर द गोट एट द लीव्स राकेश's ग्रैंडफादर सेड दैट द ट्री वुड डाई. जब गोट ने सारी लीव्स खा ली थी तो राकेश के ग्रैंडफादर ने क्या बोला था? राकेश के ग्रैंडफादर ने बोला था कि चेरी ट्रीज जो होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, फिर से इस पे लीव्स आ जाएंगी. तो इसमें तो बोल रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने बोला था चेरी ट्री मर जाएगा, इट वुड डाई, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. व्हेन राकेश वाज 9 एंड द ट्री वाज 4 इट वाज टॉलर देन हिम. जब राकेश 9 साल का था और ट्री 4 साल का था तो ट्री उससे बड़ा हो गया था. नो, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इज कि ट्री उससे तब तक बड़ा नहीं हुआ था, उसकी चेस्ट तक आता था, मुझे ऐसा याद आ रहा है ना? चलो, नेक्स्ट सेंटेंस इज राकेश's ग्रैंडफादर वुड सिट अंडर द चेरी ट्री ऑन अ केन चेयर. राकेश के जो ग्रैंडफादर हैं वो चेरी ट्री के नीचे केन चेयर पे बैठा करते थे. बिल्कुल सही है. आई रिमेंबर ऐसा हमने पढ़ा था कि जब राकेश उनको ढूंढ रहा था पूरे घर में तो वो अपने किसी भी फेवरेट प्लेस पे नहीं मिल रहे थे. फिर उसने विंडो से देखा तो वो कहाँ बैठे हुए थे? ऑन अ केन चेयर under the cherry tree, right? Let's move on to the next exercise now, which is exercise B. इसमें we have to read the sentences given and we have to answer the questions that are based on that sentence or sentences. For example, in first question we have been given this sentence, hey not there. एक सेंटेंस हमें दिया गया, उस सेंटेंस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है. जैसे कि ये सेंटेंस किसने बोला था, क्यों बोला था, है ना? और क्या जो सुनने वाला है वो सुन के इस सेंटेंस को उसने क्या किया था, क्या वो कहीं और चला गया था, इफ अगर हाँ तो क्यों और कहाँ, राइट? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, व्हाई डू वी लाइक इट सो मच. कि इस ट्री के बारे में स्पेशल क्या है, इस ट्री को हम इतना पसंद क्यों करते हैं. ये लाइन बोली गई थी इस चैप्टर में, तो इस लाइन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है कि ये बात किसने कही थी, है ना? वो ट्री को इतना पसंद क्यों करते थे.
तो ये जब ये सब क्वेश्चंस हैं, इफ़ वी हैव लिसन टू द चैप्टर वेरी केयरफुली, तो ये सब क्वेश्चंस को आंसर करना इज़ वेरी इजी, राइट। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज सी, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर करना है। ये क्वेश्चंस हमें जो दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर सेज नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, इफ यू वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज, व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स। ग्रैंडफादर जब बोलते हैं, जब राकेश ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या चेरी ट्री लकी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि कुछ भी लकी नहीं होता, अगर आप उसको संभाल के रख लो बस। अगर आप चाहते हो कि उससे आपको कुछ लक मिले तो उसको कुछ काम पे लगाना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या लगता है उसका क्या मतलब था इस बात से, राइट। तो ये जो सब क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस I will make a PDF of it and I will share it with you. And you can also attend live classes, जो we also provide live classes. If you want, you can join that as well. उसमें हम लोग ये डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है, वन ऑन वन इंटरेक्शन भी कर सकते हैं इसके बारे में। Let's move on to question exercise D. Think and answer. How many years of Rakesh's childhood does the story cover? राकेश के चाइल्डहुड के कितने साल जो है ये स्टोरी कवर करती है। तो ये स्टोरी में राकेश कितना बड़ा हो चुका था, कितना सा था वो और कितना बड़ा हो गया था। तो ये और उसके ग्रैंडफादर और उसके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे बदल गया, जैसे जैसे ट्री बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके और उसके ग्रैंडफादर का जो रिलेशनशिप है वो कैसे चेंज हुआ, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन को आपको सोचना है और अपने आप से ही इसके बारे में डिस्कशन करना है। आप अपने आप से ही इसके बारे में आपको सोचना है दिमाग में, एंड यू हैव टू कम अप विद एन आंसर। डू यू थिंक इट विल बी राइट टू से दैट राकेश डिस्कवर द जॉय ऑफ क्रिएटिंग? जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जो राकेश है उसने कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की जो खुशी होती है उसको डिस्कवर कर लिया था? क्या वो उसने खुशी पा ली थी? अगर हाँ, तो अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कुछ एग्जांपल्स देते हुए कि उसने ऐसा किया था इसलिए मुझे लगता है कि उसको बहुत खुशी हुई कुछ क्रिएट करने के बाद, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। तो इसमें वी आर गोइंग टू रीड अबाउट केयर एंड कंसर्न। किसी की हम केयर करते हैं या उसकी चिंता करते हैं, तो उस केयर और कंसर्न के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इन द स्टोरी राकेश एंड ग्रैंडफादर टेक केयर ऑफ द चेरी ट्री। राकेश और ग्रैंडफादर इस स्टोरी में चेरी ट्री का ध्यान रखते हैं। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे का भी ध्यान रखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी कैन शो कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ अदर पीपल? क्या लगता है आपको कि हम लोग दूसरे लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हम चिंता कैसे शो कर सकते हैं, या हम उनके लिए चिंतित हैं तो उनको कैसे बता सकते हैं हम ये चीज़, राइट। You can again pause this video and think about it, and you can also comment your views about it in the comment section below. Let's look at the next exercise now, which is vocabulary. Now vocabulary improves our word power. जितने ज़्यादा वर्ड्स हमें इस लैंग्वेज का पता होंगे उतना ही इजीली हम लोग अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। इस बार वोकेबलरी में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड इंस्टेड ऑफ मैनी, कि जहाँ पे हम कई सारे वर्ड्स बोलने की बजाय एक वर्ड को बोल के अपना मैसेज पुट अक्रॉस कर पाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज दे वेटेड विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। नाउ विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड अंटिल इट वाज डार्क। जो विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड है, इसकी जगह पे हम वन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड सेंटेंस में किया गया है, दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट वाज डार्क। तो ये जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, इन काफ़ी सारे वर्ड्स की जगह हमने एक वर्ड यूज़ किया, ठीक है। देयर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू यूज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ऐसे टाइम भी आते हैं जब हमें सिंगल वर्ड यूज़ करना होता है इंस्टेड ऑफ मैनी वर्ड्स, ठीक है। तो बोथ द सेंटेंसेस से द सेम थिंग, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया है सिंगल वर्ड से। तो ऐसा ही कुछ हमें करना है इस एक्सरसाइज में जो नीचे दी गई है। दिस इज क्रॉसवर्ड, है ना। अगर किसी बच्चे को पहले क्रॉसवर्ड नहीं पता था तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। क्रॉसवर्ड इसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि ये अप डाउन, अप से डाउन और लेफ्ट से राइट इस फैशन में होता है ये, ठीक है। और इसमें भी इस तरह वर्ड्स भी लिखे होते हैं और इस तरह भी वर्ड्स लिखे होते हैं इस डायरेक्शन में भी, और ये एक क्रॉस फॉर्म कर रहा है
वर्ड्स का क्रॉस बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस वर्ड, राइट। अब इस क्रॉस वर्ड को करने के लिए हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, ठीक है। कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। अब वो क्लूज कहाँ दिए गए हैं? क्लूज हमें नीचे दिए गए हैं। जो क्लूज अक्रॉस के हैं, अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट, तो जो वर्ड इस तरह से दिए गए हैं ये हैं अक्रॉस वाले। जैसे कि ये वर्ड है, दिस वर्ड इज देयर, देन ये वाला है 10 नंबर, है ना। और जो डाउन वाले वर्ड्स, जो वर्ड्स डाउन वाले हैं वो किस तरह से हैं? इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये है 3 नंबर वर्ड जो नीचे की तरफ है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट द क्लूज एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ऑलराइट, नाउ हम लोग अक्रॉस से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 से जाने के बजाय हम लोग अक्रॉस के पहले सारे करते हैं, फिर डाउन के सारे कर लेंगे, राइट। तो फर्स्ट वन इज विदाउट मच स्ट्रेंथ। यस, 2 नंबर, 2 नंबर दिखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा 2 नंबर। अब अगर विदाउट मच स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होना। ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि क्या है? तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होने का मतलब होगा वीक, राइट। W E A K, वीक, राइट। अच्छा, वीक और जो हफ्ते वाला वीक होता है उसकी स्पेलिंग में हमें ध्यान रखना है, वो होता है WEEK। ये कमज़ोर वाला वीक होता है WEAK। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अक्रॉस में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर पे है, एन इंसेक्ट दैट ग्रोज टू बिकम अ बटरफ्लाई। ऐसा इंसेक्ट जो बड़ा होके बटरफ्लाई बन जाता है। ऐसा कौन सा इंसेक्ट होता है? आई थिंक हमें ये सबको पता होगा, दैट इज कैटरपिलर। CATERPILLAR, caterpillar. नेक्स्ट वर्ड इज मूव्ड क्विकली इन एंड आउट, जल्दी से अंदर या बाहर आना जाना। तो ये वाला वर्ड हमने पढ़ा था, ये हमने ये भी देखा था कि ये वाला वर्ड रेड में हाईलाइट हुआ था और उसका मीनिंग नीचे दिया हुआ था, है ना। तो ये मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, मूव्ड क्विकली इन एंड आउट। उसके लिए वर्ड क्या लिख सकते हैं हम, वो यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर इज, वो वर्ड था फ्लिटेड, FLITTED, flitted, right. Now let's move on to the next one, which is walked slowly with heavy feet. Walked slowly with heavy feet, ये वाला वर्ड मीनिंग्स में नहीं था, बट ये वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। दिस वर्ड इज प्लॉडेड, PLODED, plotted. Next word is a particular point in time. A particular point in time, number 10 ये रहा है, particular point in time। इसके लिए we can write moment, MOME, let me correct this one, MOMENT. Alright, now we're done with the cross वाले clues. Now let's move on to the down वाले clues. Down वाले clues में first clue that we have is to look at something quickly, किसी की तरफ एकदम जल्दी से देखना। तो वो वर्ड है 1 नंबर में, 1 नंबर में G-A-CE। तो ये वर्ड जो है दिस कुड बी glance, GLANCE, glance। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टॉप फ्रॉम ग्रोइंग टू इट्स फुल हाइट। पूरी हाइट अटेन करने से रोकना या रुक जाना। आपको याद है हमने पढ़ा था कि जो पेड़ हैं वो
ग्रो नहीं कर पाते थे, उनकी हाइट कम रह जाती थी बिकॉज ऑफ द बैड वेदर इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, जहाँ पे राकेश रहा करता था। तो वो वर्ड था स्टंटेड, STUNT, ये लिखा ही हुआ पहले से यहाँ पे, आई एम जस्ट highlighting it, rather let me just write it again, stunted, STUNTED, stunted. Alright, next question, next hint is soft and easy to move or bend. Number 4, ये जो है ये हमने पढ़ा था yielding कि उसने जो सीड है वो कैसे पुश किया था अंदर, अपने थंब से पुश कर दिया था और वो अंदर चला गया था, है ना। और वो जो ज़मीन थी सॉफ्ट थी, उस ज़मीन के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था यील्डिंग, YIELDING, yielding, right? Okay, next word is a flower on a tree. ये तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को पता होगा, BLOSSOM। ब्लॉसम हमने जो नए फ्लावर्स खिल रहे होते हैं उनको भी बोलते हैं, फ्लावर्स के खिलने को भी हम, जो खिलने वाला काम है उसको भी ब्लॉसम होना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लो पॉइंट बिटवीन टू माउंटेन्स। दो माउंटेन्स के बीच का जो लो पॉइंट होता है, जैसे देखो ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है, तो जो ये वाला एरिया है ना बीच में, दिस एरिया, जो नीचे वाला एरिया है ये तो दो पीक्स है ना, इन दोनों पीक्स के जो बीच का ये एरिया है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड अ वैली, जिसको हम घाटी भी बोलते हैं, है ना। पहाड़ों में जहाँ पे लोग रहते हैं ना वो घाटियों में रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर नहीं रहते, चोटियों पे नहीं रहते पहाड़ों की, कहाँ रहते हैं वो, घाटी में, है ना। तो VALLEY इज कॉल्ड वैली। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्रामर। इसमें हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में सिखाया जाएगा। व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल पहले एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम, देन आई विल डिफाइन इट फॉर यू। राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी। इसमें जो राकेश को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, दिस इज अ सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है ना। इन दिस सेंटेंस राकेश इज द सब्जेक्ट, और जो बाकी का पूरा पार्ट है, बाकी का पूरा सेंटेंस, इसमें और भी कई पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, लेकिन बाकी के पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। व्हाट डू वी कॉल इट, प्रेडिकेट, ठीक है। तो द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या जो कुछ काम कर रहा हो, है ना। अब यहाँ पे राकेश के बारे में कहा जा रहा है, राकेश कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन राकेश इज द सेंटर ऑफ द, राकेश इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम कर रहा है और बाकी का जो हिस्सा है वो पूरा वो प्रेडिकेट है, राइट। चलो हम इस एक्सरसाइज को करते हैं, आई थिंक विल अंडरस्टैंड इट इन फर्दर डिटेल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स in these sentences. तो first sentence is Rakesh kept the cherry in his mouth for some time. तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन काम कर रहा है, राकेश काम कर रहा है, राइट। तो राकेश को हम क्या कर देंगे, राकेश को हमने सर्कल कर दिया है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम लोग लेट्स अंडरलाइन इट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम, द चेरी ट्री बेंट लो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो जो कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है,
यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? चेरी ट्री के बारे में। तो द चेरी ट्री हेयर बिकम्स द सब्जेक्ट एंड the rest of the part is predicate. Next sentence is we planted it ourselves. Now in this sentence we will be, we is the subject and rest of the sentence is predicate. Next, the seed we planted last year has come up. तो इसमें जो subject है ना, this is नॉट अ सिंगल वर्ड सब्जेक्ट, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, इसमें बात सीड की ही हो रही है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ सीड सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अकेला द सीड सब्जेक्ट नहीं होगा। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, वो सीड जो हमने लास्ट ईयर प्लांट किया था, तो हम उस सीड के बारे में थोड़ी और डिटेल भी दे रहे हैं कि कौन सी सीड की बात कर रहे हैं हम। ऐसे सीड तो बहुत सारे होंगे, बट विच सीड आई बी टॉकिंग अबाउट। तो ये पूरा का पूरा विल बिकम आवर सब्जेक्ट and the rest of the sentences predicate like in other sentences, जैसे बाकी sentences में था वैसे ही। Next sentence is there is just the right amount of shade here। अब इसमें let's see, there is just the right amount of shade here। Now this sentence is a little tricky। इसमें there will be the subject and क्योंकि there उस जगह के बारे में बोला जा रहा है ना, तो there is will become our subject and rest of the sentence will become our predicate। ठीक है। Next sentence is he could run and jump and climb trees as well as most boys। तो किसके बारे में कहा जा रहा है या कौन काम कर रहा है? ही, है ना। बाकी का जो सेंटेंस है that will become our predicate। next is राकेश removed it quickly। तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? राकेश के बारे में। राकेश काम कर रहा है या राकेश के बारे में कहा जा रहा है, राइट। तो राकेश is our subject and rest of the part is predicate। next ही, अब जब बाकी सेंटेंसेस कर लिए हैं तो this is really easy नाउ। आई थिंक आपको सबको करना आ गया है अभी कैसे करना है ये, है ना। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, वो चेरी ट्री के सामने रुका। अब वो किसके बारे में कहा जा रहा है? ही के बारे में ना, तो इसलिए ही इज आवर सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर। इसमें क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है आपस में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट कैसा आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, राइट। तो इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं, देन विल डू दिस एक्सरसाइज एंड विल अंडरस्टैंड इट। तो जो वर्ब होता है एक सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, सब वर्ब कुछ भी आ रहा है ना। तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जो वर्ब है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब उसके हिसाब से आएगा, और अगर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब इज सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम, ईच वन ऑफ देम हैज अ पेंसिल। ईच वन ऑफ देम हैज अ पेंसिल। ईच वन की बात कर रहे हैं तो मतलब हर एक इंसान की बात कर रहे हैं, हर एक इकट्ठे नहीं, अलग अलग। तो ये यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है, राइट। दीज शूज आर टू स्मॉल फॉर वन। दीज अब यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? दीज होती है वो सब चीजें, है ना। तो दीज यहाँ पे ये प्लूरल है, तो इसलिए दीज शूज आर। अब यहाँ पे जो दीज शूज, ये पूरा का पूरा शूज प्लूरल है, तो इसलिए हमने आर यूज किया है। चाहे ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर यूज हो रही है, नहीं तो यहाँ पे इज यूज होती है अगर सिंगुलर होता तो ये, राइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी
दिस एक्सरसाइज, इसमें हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, और सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमें यूज़ करना है इसमें, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, ड्यूरिंग द लॉन्ग समर इवनिंग्स राकेश एंड ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे राकेश एंड ग्रैंडफादर, ये दोनों के बारे में बात हो रही है, तो दोनों ये सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए? व्हाट आई थिंक इज ये प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी कैसी यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल, विच इज सिट, ठीक है। नेक्स्ट इज सिट इन द शेड ऑफ द चेरी ट्री। ग्रैंडफादर डैश राकेश स्टोरीज ऑफ द पीपल हु हैड टर्न्ड इनटू एनिमल्स। अब ग्रैंडफादर इज सिंगुलर, तो हम जो ये वर्ब है इसको भी सिंगुलर यूज करेंगे, विच इज टेल्स, है ना। लेट मी जस्ट रीराइट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर टेल्स राकेश स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैड टर्न्ड इनटू एनिमल्स एंड राकेश। अब राकेश की बात हो रही है अलग से, यहाँ एनिमल्स तक इनकी पहले वाली बात खत्म हो गई, अभी दूसरी सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ से, और एंड यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस के बीच का, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में तो राकेश और ग्रैंडफादर के बीच में एंड था, तो इन दोनों को जोड़ रहा था, ना कि दो सेंटेंसेस को। यहाँ पे ये एंड जो है ये एनिमल्स और राकेश को नहीं जोड़ रहा है, ये ग्रैंडफादर टेल्स राकेश स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैड टर्न इनटू एनिमल्स, ये एक बात हो गई। और नेक्स्ट बात है राकेश रीड्स द पेपर अलाउड। अब राकेश जो है वो पेपर को तेज आवाज में पढ़ता है, ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो राकेश यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हम लोग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट इज समटाइम्स राकेश डैश अप एट द स्काई थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे राकेश कैसा है? राकेश इज प्लूरल और सिंगुलर? राकेश इज सिंगुलर, तो इसलिए हम यहाँ पे गेजेस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर एंड राकेश ऑफन। अब यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? राकेश और ग्रैंडफादर प्लूरल हो गया ये, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वंडर, ना कि वंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज why they enjoy looking at this particular tree when there dash so many in the valley around। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, there के बाद जो बी जो ये यहाँ पे लिखते हैं ना, बी जब लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे is am are हेल्पिंग वर्ब में से कोई चीज़ आएगी, और क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो is am are आएगा। अगर पास्ट टेंस में लिखना होता तो was वर्ब में से कुछ आता, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिसाइड कि क्या लिखना है हमें। ओके, तो बी के हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं देर आर so many in the valley around, तो यहाँ पे हम लोग आगे वाली चीज को भी देखेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे there are। नेक्स्ट इज grandfather dash it is because they planted it themselves। अब grandfather is singular, तो we will write thanks, ठीक है। नेक्स्ट इज राकेश, अभी राकेश सिंगुलर है तो हम लोग लिखेंगे says। ही के बाद हम लोग लिखेंगे, ही भी सिंगुलर है तो हम लोग लिखेंगे feels, है ना। अच्छा, ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं ना, वर्ड्स यही यूज करने थे हमें, बस ये देखना था कि इन वर्ड्स को हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना है या प्लूरल फॉर्म में लिखना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज लिसनिंग, है ना। लिसनिंग वाली एक्सरसाइज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस एक्सरसाइज इन दिस वीडियो, है ना। तो ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। इन केस इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन write in the comment section below and I'll try to do this exercise in a separate video for you. Let's move on to the next exercise which is spelling. अब स्पेलिंग में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एनाग्राम। व्हाट इज एनाग्राम? एनाग्राम ऐसा वर्ड होता है ना, जिसमें हम
लेटर्स को रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बना देते हैं। लेटर्स वही रहते हैं, जैसे कि लेमन, LEMON, LEMON, ये जो वर्ड लेटर्स हैं ये वही रहेंगे, लेकिन इनको आगे पीछे कर देते हैं। जैसे कि M की जगह L हो गया और L की जगह M हो गया, तो ये बन गया मेलन, राइट। इसको हम बोलते हैं एनाग्राम। जैसे देखो यहाँ पे एक और भी एग्जांपल दिया हुआ है, साइलेंट, है ना, एंड अर्थ। अब ये किनके एनाग्राम्स हैं, जो ऊपर दिए गए हैं इनके। अब अगर हम देखें लिसन, लिसन को अगर हम रीअरेंज करें तो हम लोग साइलेंट बना सकते हैं, है ना। वैसे ही हार्ट को अगर रीअरेंज करें तो हम लोग अर्थ बना सकते हैं। चलो अब इस जो नीचे एक्सरसाइज दी गई है ना, इस एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के ही हमें एनाग्राम्स बनाने हैं। तो जैसे फर्स्ट वर्ड इज ऑल्टर। अब इस ऑल्टर को हम लोग क्या बना सकते हैं, वी कैन राइट लेटर फॉर इट, है ना। लेट्स राइट LATER, ठीक है। नेक्स्ट इज रूबी। रूबी को हम बरी लिख सकते हैं, है ना। जो वर्ड्स मैं बना रहा हूँ ना, इस इन वर्ड्स के अलावा भी अगर कोई वर्ड्स बन सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख के मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट इज नेम। नेम को हम लोग मीन लिख सकते हैं, सही है क्या ये, MEAN, राइट। इसके अलावा हम लोग मेन भी बना सकते हैं, MANE। तो आप लोग और भी वर्ड इससे बना सकते हो। जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, दीज वर्ड्स आर ओनली फॉर रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट इज ग्लीन। अब ग्लीन के लिए हम लोग क्या वर्ड बना सकते हैं यहाँ से, एंगल, ANGLE। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जिसमें L और E को अगर हम रिप्लेस करें तो इससे एंजल भी बना सकते हैं, परी या फरिश्ते, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रेस। रेस वर्ड से हम लोग क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक केयर, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज सील। सील से हम लोग क्या बना सकते हैं, सेल बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज राइटिंग। अब राइटिंग में हमें क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे, वी आर टॉट पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है ना। नाउ बिफोर वी रीड दिस क्वेश्चन वी नीड टू सी कि इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राकेश हैज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडफादर। Are you close to one of your elder relatives? Write a paragraph describing your relationships. अब रिलेशनशिप, है ना। तो हम लोग क्या है, राकेश हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडफादर। राकेश की अपने ग्रैंडफादर के साथ में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है ना। काफ़ी क्लोज रिश्ता है उनका आपस में। क्या आप भी अपने किसी एल्डर रिलेटिव के क्लोज हो? अगर हो तो आप उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखो, अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हुए कि कैसा रिलेशनशिप है आपका, आप लोग क्या करते हो। अच्छा, जब ये कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है या क्वेश्चन हमारे सामने आता है कोई, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखें, किन बारे में किस बारे में लिखें, क्या क्या चीज़ें हम उसमें डालें, और फिर उसके बाद उन चीज़ों को कैसे अरेंज करें, पहले कौन सी चीज़ आएगी फिर उसके बाद में कौन सी चीज़ आएगी, राइट। तो यही चीज़ हमें इसमें सिखाई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसको लिखने का प्रोसेस है वो ये, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम लोग थॉट्स गैदर करते हैं, हम लोग बातें इकट्ठी करते हैं कि हम लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं, वो सब बातें इकट्ठी करेंगे। तो उन बातों को इकट्ठी करने में क्या सवाल हम अपने आप से पूछें,
तो फर्स्ट चीज़ हम लोग अपने आप से बात कर सकते हैं कि आप लोग उस इंसान को क्यों पसंद करते हो, आप क्यों उसके इतना क्लोज हो, क्या करते हैं वो आपके लिए। जैसे कुछ बच्चे अपने मामा मामी के क्लोज होते हैं, कुछ चाचा चाची के क्लोज होते हैं, है ना। कुछ अंकल आंटी कोई होते हैं जो वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, उनके क्लोज होते हैं। कोई अपने टीचर्स के क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि आप उस इंसान को क्यों पसंद करते हो, फिर क्यों वो आपके क्लोज हैं, क्योंकि आपके लिए वो चॉकलेट लेके आते हैं, या क्या वो आपकी बात सुनते हैं, आपके गेम्स खेलते हैं, राइट। आप दोनों में कॉमन क्या है, क्या उनको भी कोई चीज़ अच्छी लगती है जो आपको भी अच्छी लगती है ना। आप लोगों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या चीज़ें अलग अलग हैं, क्या आपकी अलग अलग पसंद है, क्या चीज़ें आप लोग अलग अलग करते हो। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद द पर्सन, और आप आपस में समय कैसे स्पेंड करते हो। कुछ लोग आप साथ में गेम्स खेल के स्पेंड करते हैं टाइम, कुछ मूवीज़ देख के करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ पढ़ाई भी करते हैं साथ में बैठ के ना, अपने एल्डर रिलेटिव्स के, बड़े जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ में। नेक्स्ट जो चीज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हम गैदर कर लेंगे, सारी बातें लिख लेंगे अपने एक एक लाइन करके अपने नोटबुक में। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग क्या होता है, राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पर्सन, कि जिस इंसान के बारे में हम लिख रहे हैं, जो भी हमारा एल्डर रिलेटिव है, आप एक चूज़ कर लो कोई भी पहले उसके बाद उसके बारे में लिखना है, क्या उसकी पसंद नापसंद है ना, क्या चीज़ें आप साथ करते हो, ये आप लिख लो, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख लो। उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे फाइनली अपना पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को हम लोग 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ताकि हम बेस्ट अच्छे से अच्छे पैराग्राफ लिख सकें विदाउट एनी मिस्टेक्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग इंक्लूड कर पाए उसमें। तो ड्राफ्ट में हम लोग लिखेंगे, पहला ड्राफ्ट हम लिखेंगे, उसमें क्या ड्राफ्ट क्या होता है, रफ राइटिंग, कि इसको हम इम्प्रूव करके फाइनल ड्राफ्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है। द फोकस शुड बी ऑन द कंटेंट एंड नॉट द फॉर्म। हमें इसमें बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसकी फॉर्म पे नहीं। फॉर्म तो हम फिर इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें एक बार हमने लिख लिया एक पैराग्राफ फर्स्ट ड्राफ्ट में, है ना, इन बातों को रीअरेंज करके लिख लिया, या हमने पहले ये बातें सोच ली फिर हमने इस वाले पार्ट में लिख ली उन बातों को। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडिफाई और डिलीट आइडियाज़। अब जो बातें हमने लिखी हैं वो देख उसको दोबारा से पढ़ेंगे, और उनको पढ़ के हम देखेंगे कि क्या इनमें से कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो रेलेवेंट नहीं है, काम के नहीं है ना। क्या उन बातों की वजह से अपना पैराग्राफ बहुत बड़ा हो रहा है, या कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने सही से सेंटेंस नहीं लिख पाए, उनको चेंज करना है, हमें मॉडिफाई करना है ना। तो फर्स्ट ड्राफ्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। ये काम करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें हटानी थी, क्या चीज़ें हमें लिखनी थी, और क्या चीज़ों को हमें इम्प्रूव करके लिखना था। फिर उसके बाद हम अपना फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे। ठीक है। नाउ यू हैव अ पैराग्राफ हेयर फॉर योर रेफरेंस। ठीक है। इसमें तो देखो ये लिखा हुआ है, ये जो बात ऊपर लिखी हुई है, इट सेज कि जब आपका ये ख़त्म हो जाए तो आप जो आपके एल्बो पार्टनर है, क्योंकि ये उस हिसाब से लिखी गई है कि आप लोग स्कूल में बैठे हो, वहाँ पढ़ रहे हो, तो जो भी बच्चा आपके साथ बैठा है उसके साथ आप लोग शेयर करो कि उसने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है, आपकी और उसके राइटिंग में क्या चीज़ों का डिफरेंस था, क्या उन्होंने बातें लिखी और क्या आपने लिखी, क्या दोनों में सिमिलैरिटी थी लिखने में और क्या दोनों में डिफरेंसेस थे। ठीक है। अब हम देखते हैं ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ सकते हो, दिस विल गिव यू एन एग्जांपल कि ये आपको कैसे लिखना है ना। अब ये जो पैराग्राफ एग्जांपल के लिए दिया गया है, इसमें रंगना और आई जो भी लिख रही हैं ये उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताया गया। रंगना जो है वो आंट है किसी की, उन्होंने ही किसी लड़की ने या किसी लड़के ने लेटर लिखा है ये पैराग्राफ लिखा है। इस पैराग्राफ में रंगना जो है वो उनकी आंट है, आंटी है उनकी, है ना, और वो उनके क्लोज हैं, तो उनके बारे में लिख रही है, रंगना इज़ माई आंट, उनका निकनेम रंगा आंटी है। मैं उनको ये तभी से बुला रही हूँ जब मैं छोटी सी बच्ची थी। तो इसी तरह की बातें हम लोग को लिखनी है। ठीक है। गो थ्रू दिस पैराग्राफ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड it in further details, please write it in the comments below and I will make another video for it. Okay. So let's move on to the last part here now, which is my word bank. My word bank में we have to make 2 sentences with the word cover, each with a different meaning. ठीक है। तो I think this is a lengthier one and I would prefer typing it down.
All right, let's write our first sentence, which is कवर को यूज करके लिखना है और दोनों में कवर का अलग मतलब होना चाहिए, है ना। ऑल राइट, फर्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं द कवर ऑफ द बुक is torn and has to be replaced. ठीक है, this is our first sentence and the second sentence could be please cover the dish. Now can you spot the difference in these two sentences कि कवर का मतलब कैसे बदल गया है। देखो, इसमें तो जो कवर है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। तो बुक का जो कवर है ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। द कवर ऑफ द बुक इज टॉर्न, जो कवर है बुक का वो फटा हुआ है। और यहाँ पे हम कवर को वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। प्लीज कवर द डिश, कवर यहाँ पे काम बन गया है, डिश को कवर करो। ठीक है, तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। Tell me in the comments below how did you like this chapter, and I'll see you in the next video. Bye bye.